हेलो, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आ ही न सकूं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि गया वक्त भी वापस आ सकता है। वो इस तरह कि हम कभी-कभी बड़े लुभावने सपने देखते हैं और वो उस समय पूरे नहीं हो पाते। लेकिन कुछ समय के बाद हमारे वो सपने पूरे हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि गया वक्त वापस आ गया है। इसी संदर्भ में ये कहानी लिखी गई है। कहानी का शीर्षक है वक्त जो लौट आया। प्रस्तुत है। आज पूरे 5 वर्ष हो गए हैं उसकी शादी को। आज भी फिल्म की तरह सब कुछ सामने से निकलता जा रहा है। भैया आशीष के घर से लौट कर आए थे तो अम्मा और भाभी की निगाहें उनके चेहरे पर लगी थी। स्वाभाविक था कि सब कुछ जानने की उत्कंठा उनसे संभाले नहीं संभल रही थी। इस घर की अकेली पुत्री के विवाह की बात थी। 4 भाइयों के बाद अकेली छोटी बहन थी। खाना खाते समय भैया ने सब कुछ बताया था और उनके चेहरे खिल गए थे कि परीक्षा बड़े अच्छे से संपन्न हुई थी। शादी की तारीख भी पास की ही निकली थी। अम्मा ने कहा था, खैर तैयारी तो हो ही जाएगी, बस अड़चन यही है कि रश्मि का आखिरी पेपर शादी के दिन ही पड़ रहा है। अब या तो वो परीक्षा न दे या फिर आखिरी पेपर छोड़ दे। रश्मि यद्यपि उन लोगों की बातें चुपचाप सुनने की कोशिश कर रही थी, परंतु स्पष्ट रूप से उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। दूसरे दिन भाभी उसके पास परीक्षा न देने का प्रस्ताव लेकर आई थी, तो उसने स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। बात भैया वो पिताजी तक गई थी, तो उन्होंने कहा था कि किसी न किसी तरह व्यवस्था कर दी जाएगी। सब लोग बहुत खुश थे। परिवार के स्टेटस के मुताबिक वर मिल गया था। 1 महीना पहले बाकी भाई भाभी भी छुट्टी लेकर आ गए थे। तैयारियां जो देखनी थी कि कोई कमी न रहने पाए। रश्मि ने अम्मा की रामायण की पुस्तक में रखी हुई आशीष की तस्वीर को छुपा कर देख लिया था। लेकिन जब भाभी तस्वीर लेकर आई थी तो उसने ये कहकर देखने से मना कर दिया था कि अब जब शादी तय हो ही गई है तो फोटो देखने का क्या फायदा। शादी तय होने के बाद लड़की समाज में एक अघोषित नायिका बन जाती थी। वो चारों तरफ नजरें दौड़ाकर देखती थी कि उसे भी लोग हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं या नहीं। धीरे धीरे शादी का दिन आ गया था और उसका आखिरी पेपर भी। परीक्षा केंद्र में सभी सहेलियां चुटकी ले रही थी। हाय कैसे लिखेगी, तेरे हाथ से कलम नहीं छूट जाएगी, वगैरह वगैरह। और रश्मि धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। शाम को वापस लौटते समय रास्ते में कार खराब हो गई थी और भैया के चेहरे पर तनाव था कि बारात आ चुकी होगी, हम कैसे पहुंच पाएंगे। जैसे तैसे रश्मि को घर पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी ताकि सभी रीति रिवाजों में वो हिस्सा ले सके। खैर शादी हुई थी, पर पूरे कार्यक्रम में उसे कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि आशीष ने उसे देखने की कोशिश की हो। लोग उसे सुंदर कहा करते थे,
लेकिन अशेष का ऐसा व्यवहार उसे कहीं बहुत पीड़ा पहुंचा रहा था। पहले भी दोनों ने सिर्फ एक दूसरे का फोटो ही देखा था। विदाई के क्षण याद करके तो रश्मि की आंखें आज भी डबडबा जाती हैं। पालकी की एक तरफ सिसकियां लेते हुए भाई चल रहे थे और दूसरी तरफ पिताजी गालों पर बहकर आए हुए अश्रु पोंछते हुए दिख रहे थे। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार इन लोगों को रोते हुए देखा था। रश्मि का कलेजा तो पीड़ा की अधिकता से फटा जा रहा था। स्टेशन में पिताजी ने कहा था, सास को कभी भी दुखी मत होने देना, वो घर उनका ही है, ये याद रखना। तुम्हें उस घर में अपनी जगह बनानी है। पिताजी की कही हुई बात उसने हमेशा याद रखी थी। ससुराल पहुंचने पर सारे रीति रिवाज उत्साह के साथ मनाए गए थे, परंतु देवी पूजन के लिए साथ जाने से अशेष ने मना कर दिया था। कारण बताया था, आवश्यक कार्य। वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी। छोटे देवर को गठबंधन करके साथ में ले जाया गया था। रास्ते भर उसे उस व्यक्ति की याद आती रही थी जिसकी रश्मि ने सिर्फ एक झलक देखी थी। आगे बढ़ता हुआ महिलाओं का समूह, पीछे पीछे देवर के साथ गांठ बांधकर चलती हुई रश्मि। अगर अशेष साथ होते तो ये पल रोमांचक हो सकते थे। आसपास पहाड़ फैले थे, नीचे नदी बह रही थी, हरियाली की चादर तनी हुई थी। सब कुछ बहुत सुहावना था, पर अशेष उसे एक तरह से इग्नोर कर रहे थे। क्या वो उनके लिए अवांछित है? देवी जी की पूजा के बाद उसने बस यही मांगा था कि मां, ऐसा कोई तनाव मत देना जो पूरी जिंदगी को सिरदर्द बना दे। ऐसा सिरदर्द तो नहीं हुआ था। रात आई थी और आए थे कमरे में अशेष। दो चार औपचारिक बातों के बाद सभी औपचारिकताएं पूरी की गई थी, लेकिन उसे रस की अनुभूति नहीं हुई थी। सुबह कमरे से निकलते वक्त वो प्रेम रस से आप्लावित छलकती हुई गागर नहीं लग रही थी। मन का कोना अभी भी सूना था। अशेष जल्दी ही उठकर अपने ऑफिस में जाकर बैठ गए थे। डाइनिंग टेबल पर सास, ननंद वो अन्य रिश्तेदार चाय ले रहे थे। उसने जाकर सबके पैर छुए थे। सबने आशीर्वाद देकर उसके लिए चपरासी से चाय लाने को कहा था। सासू जी ने बताया था कि डीएम के पद पर बैठने के बाद अपने आसपास अपना समय नहीं बचता। रश्मि ने मन ही मन कहा था, 2 दिन से तो देख रही हूं। उसने सोचा था कि अगर अशेष के पास वक्त हुआ तो वो कहेगी कि आपको शादी के लिए वक्त कैसे मिल गया? वैसे आप अपनी पिस्तौल भी भेज देते तो मैं भांवर लेकर आ जाती। उसे हंसी आ गई थी। पिस्तौल के साथ भांवर? 1 वर्ष के बाद दिन चढ़े थे तो सासू जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। वे रश्मि का और अधिक ध्यान रखने लगी थी। रश्मि को समझाती रहती थी कि बच्चा पेट में हो
तो मां को हमेशा खुश रहना चाहिए। उसे समझ में नहीं आता था कि सासू जी को कैसे बताए कि मांग में भरा सिंदूर दिल के खालीपन को नहीं भर सकता। विवाह बंधन में होना अलग बात है और प्रेम बंधन में बंधना अलग बात। वो पूछना चाहती थी कि आपका बेटा प्यार, माधुर्य, चाहत जैसे शब्दों का अर्थ क्यों नहीं समझता? भले वो बहुत कुशल प्रशासक हैं। सासू मां ने पोते के लिए मानता मान रखी थी। उसे पूरा करने के लिए वे देवर के साथ तीर्थ यात्रा पर चली गई थी। सुनसान घर में रश्मि का मन बिल्कुल नहीं लगता था। कई चपरासी थे, घर का सब काम हो जाता था। उसे समझ भी नहीं आता था कि वो दिन भर टीवी देखकर या फोन पर बातें करके समय कैसे बिताए। किटी पार्टी वो अन्य कार्यक्रमों में वो जाती जरूर थी, मगर वहां का ओढ़ा हुआ कृत्रिम वातावरण उसे पसंद नहीं आता था। उसके स्वभाव को सिर्फ डीएफओ साहब की पत्नी सुनंदा पसंद आती थी और उसकी बातचीत भी उसी से होती थी। अध्यक्षता या मुख्य अतिथि पद से उसे इसलिए भी परहेज था कि वो अच्छी वक्ता नहीं थी। सुबह से उसकी तबीयत कुछ खराब सी लग रही थी, पर आशीष को सुनने का समय ही नहीं था। वो नाश्ता करके जल्दी से निकल गए थे। चलते चलते भी वो फोन पर बात करते जा रहे थे। इलेक्शन पास आ गए थे और एक बड़ी जिम्मेदारी सिर पर थी, इसलिए वो जबरन रोक कर कुछ बताना भी नहीं चाहती थी। रश्मि ने अपना स्वभाव ही कुछ ऐसा बना लिया था कि आशीष के कुछ पूछने पर ही वो जवाब देती थी। बस वो आशीष के खाने पीने की चिंता रखते थे। अपने कपड़े आशीष खुद ही सहेज कर रखते थे। सारे काम तो चपरासी कर दिया करते थे। शाम होते होते उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब होने लगी थी। आशीष घर नहीं लौटे थे। तभी सुनंदा का फोन आया था। उसकी आवाज सुनकर वो बोली थी, दीदी आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैं आ जाती हूं। और सुनंदा आ गई थी। अस्पताल में फोन करके सारी व्यवस्था स्टाफ के सहयोग से सुनंदा ने ही की थी। रश्मि अस्पताल पहुंचते ही बेहोश हो गई थी। कुछ घंटों के बाद रश्मि को होश आया था तो आशीष सिरहाने खड़े थे और उसका माथा सहला रहे थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ था। आशीष के चेहरे के भाव व स्पर्श कल्पनातीत थे। उसने धीरे से पूछा था, आप यहां? हाँ कहकर उन्होंने उदासी का आवरण ओढ़ लिया था। फिर थोड़ी देर बाद बोले थे, तुमने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि तबीयत के बारे में बता देती। रश्मि ने धीरे से कहा था, आप व्यस्त थे। आशीष के चेहरे पर पीड़ा के भाव थे और आंखों में आंसू भरे थे जो छलकने को बेताब थे। उन्होंने कहा था, रश्मि ये सच है कि मैं गलत था। अपनी कार्य कुशलता दर्शाने में मैं दूसरा पहलू बिल्कुल भूल गया था। परिवार
खासतौर से तुम न केवल मेरी जिम्मेदारी हो, बल्कि अब मेरा ही एक हिस्सा बन चुके हो। मैंने तुम्हें अपना हमराज नहीं बनाया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन गलती क्या सिर्फ मेरी है? तुम्हें प्रयास नहीं करना चाहिए था? रश्मि ने उन छलकते हुए आंसुओं को अपनी उंगली से पोंछ दिया था और कहा था, बस अब हम इस संबंध में कोई बात नहीं करेंगे। आज इतने दिन बाद मेरा आशीष मुझे वापस मिला है। हाँ, बच्चा कैसा है? रश्मि ने पूछा था। आशीष ने बताया था कि बिल्कुल ठीक है, अब उसका मूवमेंट बंद हो गया था और तुम्हारा हीमोग्लोबिन वो सोडियम बिल्कुल कम हो गया था। तुम्हारी डाइट की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया। मैं कितना बुरा हूं ना? रश्मि ने उसके होठों पर उंगलियां रख दी थीं। उसे उसका सपनों का राजकुमार मिल गया था। नमस्कार।